प्यारे दर्शकों, टॉक विथ ए पर्सनालिटी चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, ऐसे शख्सियत से जिनके जीवन से प्रेरणा मिलती है, जिनके जीवन से और जिनकी व्यक्तिगत बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि हमारा संघर्ष आगे विराम नहीं लेगा। आज हमारे बीच में है दीपक हटवार जी। दीपक हटवार जी घन गंभीर आवाज़ के स्वामी हैं और उनकी प्रभावी आवाज़ प्रतिदिन आकाशवाणी रायपुर से गूंजती है। उन्होंने इतने स्क्रिप्ट, इतने आलेख को अपनी आवाज़ दी है कि उनके अंदाज से वो लेख समृद्ध हो गया, प्रेरणादायी हो गया, प्रभावी हो गया। इतनी खूबसूरत अंदाज से वो अपनी आवाज़ आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमारे चैनल को जिज्ञासा थी कि दीपक हटवार जी की व्यक्तिगत बातें और उनके बारे में आप सबको बताएं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने समय निकाला और आज इस स्टूडियो में आकर के हमसे बात करने के लिए राजी हुए। तो दीपक जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका लालन पालन कहाँ हुआ और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस दिशा में जाएं, इसे अपना कैरियर बनाएं, अपनी आवाज़ को अपना कैरियर बनाया। इस बारे में ज़रा हम दर्शकों को बताएं तो बड़ी खुशी होगी, प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद अवस्थी जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँ। मेरा जन्म रायपुर नगर में ही हुआ और एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। ये कह सकते हैं कि मैं उस घर का चिराग हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा था। वाह। और मेरे पिताजी एक बहुत ही साधारण से व्यापारी थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे मुझे खूब पढ़ाएं और इंजीनियर बनाएं। 9th में मैंने मैथ्स भी लिया था जी। लेकिन मैथ्स और उससे जुड़े हुए विषय मेरे लिए बड़े कठिन लगते थे जी। तो 9th में सप्लीमेंट्री आ गई फिज़िक्स में। सप्लीमेंट्री पास करने के बाद 10th में मैंने कॉमर्स ले लिया। जी। मेरे पिताजी को संगीत सुनने का बड़ा शौक़ था। वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, जी। केवल अपना साइन करना जानते थे। लेकिन रेडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत वो बड़े चाव से सुनते थे और मुझको कहते भी थे, बेटा ये गाना सुन, इसके बोल सुन। तो उनके साथ साथ मैं भी सुनता था और उनको भाषा से बड़ा लगाव था। जी। हालांकि हम लोग तो मराठी भाषी हैं, जी। घर में मराठी बोलते थे, लेकिन पिताजी को उर्दू तहजीब से बड़ा लगाव था और वो मुझको कहते थे कि बेटा तू उर्दू एक बार ज़रूर सीख लेना। जी। और उन्होंने उर्दू सीखने के लिए मुझे मदरसे में भेजा। वाह। तो जिस मोहल्ले में मैं रहता था वो मुस्लिम मोहल्ला था, जी। विवेकानंद आश्रम के पीछे। तो वहाँ मैं मदरसे में उर्दू सीखने जाता था। उन्हें पता नहीं क्या दिखाई देता था मेरे आने वाले कल के बारे में। तो वो जो मैंने उर्दू सीखी थी हिंदी के साथ में, जी। उसके सीखने से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि उर्दू शब्दों का जो उच्चारण है, तलफ़ुज़ जो है, वो मेरा अच्छा रहा है बहुत बचपन अच्छा से रहा। ही, और इसने मुझे बहुत साथ दिया। तो इस तरह से रही बात माइक्रोफोन से जुड़ने की, तो संगीत से मेरा भी बचपन से लगाव रहा है। और जब स्कूल में जहाँ हम लोग पढ़ते थे, सप्रे हाई स्कूल में, तो मेरा एक दोस्त अरविंद ठाकुर, वो गाने गाता था और मैं बेंच बजाता था। तो ये क्रम कॉलेज तक चलता रहा। मैंने तबला भी सीखा। जी। जी। लेकिन तबला बहुत लंबे समय तक सीख कर कोर्स पूरा नहीं कर पाया। जी। पेंटिंग भी सीखी मैंने, वाटर कलर तक। रही बात माइक्रोफोन की, तो हमारे मोहल्ले में हम लोगों ने एक संगीत का कार्यक्रम रखा था गणेशोत्सव के समय। तो यही हांडी पारा की एक ऑर्केस्ट्रा वहाँ आने वाली थी। तो उस कार्यक्रम के पहले मोहल्ले वालों को बुलाना था अनाउंस करके कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो वो अनाउंसमेंट मैं किया। तो मैं जब बोला तो मेरी आवाज़ लोगों को बड़ी अच्छी लगी। जी। पहली बार मुझे भी मेरी आवाज़ सुनाई दी जी। कि
फिर लोगों ने ये कहा कि फिर से तुम ही अनाउंसमेंट करो। वाह। तो मुझे भी एहसास हुआ कि आवाज़ अच्छी है। तो वहीं हमारे ही मोहल्ले में जो आदर्श बाज़ार जो मार्केट है, जी जी वहाँ मेरे एक मित्र की कैसेट की दुकान थी। जी टेप रिकॉर्डर वगैरह सुधारा करता था, गोपाल नाम था उसका। तो उसकी दुकान में बैठकर कंडेंसर माइक में, जो टेप रिकॉर्डर का छोटा सा माइक जी है, जी। उस माइक में मैं अमीन सायानी जी की नकल किया करता था। वाह। और मैंने उनकी आवाज़ निकाल कर एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया था। जी जी तो वहीं बाजू में एक होटल में बसंत पहलवान अपने ज़माने में ढोलक और तबला वादक हुआ करते थे, जी। ढोलक वादक। तो वो दूध देने आते थे। तो उन्होंने एक दिन मेरी आवाज़ वहीं सुन ली और अगले दिन वो मेरे घर आ गए और वो मुझे एक रायपुर मेलोडी ऑर्केस्ट्रा हुआ करती थी, वहाँ लेके चले गए। जी लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं एक छत्तीसगढ़ी संगीत समिति का सदस्य बन चुका था अच्छा। और हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर संगवारी लोक कला मंच का गठन किया था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एंकरिंग करोगे। जी तो मुझे छत्तीसगढ़ी तो आती नहीं थी माइक जी पर, जी तो मैं हिंदी में एंकरिंग करता था, गाने छत्तीसगढ़ी में हुआ करते थे। जी। तो हमारे साथ शेख हुसैन जी भी कभी कभी आ जाते थे। हाँ, उसके ये बाद फिर कार्यक्रम मैं, बहुत लोकप्रिय हुआ था। जी, हाँ। संगवारी लोक कला मंच जी हमारी जी पार्टी का नाम था। तो उसके बाद फिर मैं ऑर्केस्ट्रा में आ गया, रायपुर मेलोडी ऑर्केस्ट्रा में 1988 से 92 तक था मैं। फिर उसके बाद रायपुर संगीत समिति से मुझे बुलावा आया, जी तो 92 से 95 तक मैं रायपुर संगीत समिति में था। जी। इस बीच 1990 में मैं आकाशवाणी रायपुर में कैजुअल अनाउंसर के तौर पे मैंने फॉर्म भरा फॉर्म भरे थे। और मेरा सिलेक्शन हो गया। जी तो वहाँ 1990 से 1995 तक मैं कैजुअल रहा। फिर 94 में एक पोस्ट निकली थी परमानेंट अनाउंसर की, जी। उसके लिए मैं अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ का परमानेंट अनाउंसर हो गया। दीपक जी, अभी हाल फिलहाल में सिब्बल फाउंडेशन के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर कुछ साहित्य का प्रकाशन हुआ है। देवेंद्र जी सिब्बल जी ने गुरु के विरले सिख और हिंद दी चादर ऐसी किताबें निकाली, जिसका डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने वीडियो में बनाया। उसकी मार्मिक और भावपूर्ण डबिंग आपके द्वारा की गई है। तो साहित्य से मेरा सवाल था कि इस तरह के इतिहास को पढ़ने की रुचि कभी आप में रही कि स्व प्रेरणा से आप इन पात्रों को भीतर ले आते हैं, इस भाव को ले आते हैं, कैसे वो प्रेरणा मिलती है आपको? अवस्थी जी, डॉक्यूमेंट्री वैसे तो मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ। ऐतिहासिक पात्रों को पढ़ने से जो सबसे बड़ा लाभ हमको होता है, जी जैसे आज ही मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा, जी उसके पहले गुरु तेग बहादुर जी के बारे जी में मैंने जी। पढ़ा। तो इन इतिहास पुरुषों को पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, वाह, इनके बारे में हम बहुत नज़दीक से जानते हैं। बहुत अच्छा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम कई बार विचलित हो जाते हैं। जी उस दौर में तो कोई साधन सुविधा नहीं थी जी जी और उस दौर में हमारे गुरुओं के जीवन में जो परेशानियां आई, जी। उसका सामना उन्होंने कितनी हिम्मत से किया, वाह। ये वाकई में हम सबके लिए बहुत प्रेरणा की बात है। जी चाहे गुरु तेग बहादुर जी की बात हो या गुरु गोविंद सिंह जी की बात हो, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते जी जी कि कितने कष्ट इन्होंने झेले। जी अपनी कौम की हिफाजत के लिए इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस दौर में इतने बड़े बड़े काम करने वाले, इतने हिम्मत वाले लोग हुआ करते थे। जी जी। तो ये वाकई आज हम सबके लिए बहुत प्रेरणा की बात है। साहित्य में आपकी रुचि है दीपक जी? साहित्य में मेरी रुचि है और मैंने बहुत ज़्यादा तो पढ़ा नहीं है जी अवस्थी जी, लेकिन मैंने लिखा ज़रूर है। जी मैंने रेडियो के लिए 5 नाटक अब तक लिखे हैं जी और प्रोग्राम जब भी हमारे यहाँ से सबरंग कार्यक्रम होता था, जी। अभी भी होता है, जी। हम लोग जब भी पेश करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल एक फ्रेश स्क्रिप्ट हम लोग तैयार करते हैं, अच्छा। जीवन के विविध पहलुओं पर। वाह। उसके अलावा संगीत पर, फिल्म संगीत पर मैंने काफ़ी लिखा है जी और कलाकारों पर काफ़ी लिखा है और मैंने मंच संचालन भी मेरी एक विधा रही है
और मैंने भारत के राष्ट्रपति से लेकर जी उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, इनके कार्यक्रमों का मंच संचालन किया है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए भी मुझे बुलावा आ चुका है, लेकिन किसी कारणवश मैं कर नहीं पाया। तो संगीत के जो विशेष कार्यक्रम होते हैं जी चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि हो या किसी कलाकार का विशेष दिवस हो, उसमें सांगीतिक कार्यक्रमों का मैंने मंच संचालन किया है। और मेरे मंच संचालन में मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरे हाथ में कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रहती। वाह सारी चीज़ें मैं स्टडी करके जाता हूँ, घर से होमवर्क करके निकलता जी, हूँ, जी। शोध करता हूँ उस पर, और उसके बाद ही मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ। दीपक जी का व्यक्तित्व आवाज़ के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रूप से प्रभावी रहा है। रायपुर में ही जन्मे और रायपुर में भी ऐसा ऊंचा मकाम हासिल किया है अपने संघर्ष से, जैसी उन्होंने बातें बताई कि बहुत छोटी सी शुरुआत करके वो आज रायपुर रेडियो स्टेशन के माध्यम से देश भर के महान पुरुषों की आवाज़ें, उनका संचालन, उनके कार्यक्रमों की व्यवस्था देखना, सारा कुछ वो करते रहे हैं। मैं दीपक जी से युवाओं के लिए ये जानना चाहता हूँ या ऐसा कुछ संदेश उनसे सुनना चाहता हूँ आखिरी सवाल के रूप में कि युवा जो आजकल के हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म उनको मिले हैं एक्सपोजर के, वो लगातार मोबाइल से किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। आपके ज़माने में केवल एक दो माध्यम था, रायपुर आकाशवाणी और दूरदर्शन, जहाँ पे एंट्री मिल पाना काफ़ी संघर्षपूर्ण था। उस दौर में आपने वो स्थान पाया, ये आपकी काबिलियत का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज के युवाओं को प्लेटफॉर्म तो बहुत मिल रहे हैं दीपक जी, लेकिन वो प्रस्तुति में वो परफेक्शन नहीं ला पा रहे हैं जैसा आप लोगों की प्रस्तुति में है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज के इस दौर में और मीडिया की भरमार के बीच में क्या रास्ता निकालना चाहिए युवाओं को कि उनके जीवन में बेहतरी और काबिलियत अच्छी हो सके? अवस्थी जी, जब हम किसी माध्यम से जुड़ते हैं तो वहाँ पर उस काम के प्रति हमारी जो लगन है, जी हमारी जो इच्छा है, उसके साथ ईमानदारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। जी शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर कुछ लोग मीडिया के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, स्थायी नहीं रहता हो। स्थायित्व तो नहीं होता उसमें। जी जी आज तो आप देखिए, अगर आपको संगीतकार नौशाद जी के बारे में उनके जीवन परिचय को प्राप्त करना है तो गूगल पे जाकर बस आप नौशाद टाइप कर दो तो पूरा विकिपीडिया खुल पूरी जाता है। जानकारी आ जाए। हमारे ज़माने में तो ये सारी सुविधा थी नहीं, जी तो हम तो अखबार की कटिंग को काट काट के संभाल के रखते थे। आज भी मैंने फाइलें बना के रखी हुई हैं, बड़ा परिश्रम का काम था। अलग अलग कलाकारों की, गायक, गीतकार, संगीतकार, सबकी अलग अलग फाइल है, उनके आलेख तैयार करना। उनके आलेख। अखबार में जब भी कोई एक कटिंग मिलती थी हम काट के रख लेते थे। जी तो ये जो काम है ये बड़ा मेहनत वाला काम है, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुदरत ने अगर आपको अच्छी आवाज़ दी है तो आवाज़ के साथ आपका उच्चारण भी अच्छा होना चाहिए, पॉजेस, पंक्चुएशन भी आपके अच्छे होने चाहिए, किस संवाद को कितने भाव के साथ में, कितनी गहराई के साथ में जी बोलना है या पढ़ना जी, है, जी वो आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंसंट्रेशन, जो हम ध्यान केंद्रित करते हैं जी जी किसी भी कार्यक्रम की प्रस्तुति के समय, चाहे वो प्रस्तुति एक बंद कमरे के माइक्रोफोन की हो या मंच पर हो, वहाँ पर आपको ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप बिना कोई गलती किए अपनी प्रस्तुति को बेहतर बना सकते हैं। वाह, बहुत ही तकनीकी जानकारी और बहुत ही प्रेरक जानकारी दीपक जी से आज मिली। उनका व्यक्तित्व कैसा है इसको भी जानने का हमें सौभाग्य मिला। और दीपक हटवार जी रायपुर आकाशवाणी में वर्तमान में अपनी आवाज़ दे रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जगा रहे हैं, और अनेक कार्यक्रमों में जा कर के भी लोगों को अच्छा संदेश दे रहे हैं। आज उनसे मुलाकात हुई, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी आवाज़ सबको प्रेरित करे, जगाते रहे, और इतिहास के उन महान योद्धाओं की कहानियों को युवाओं के दिलों में उतारती रहे, उन्हें प्रेरित करती रहे, और देशभक्ति की बात, राष्ट्रीय चरित्र की बात उनके माध्यम से प्रसारित होती रहे। यही शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।